दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 4 कंटिन्यू करती हूँ। मुझे वह सब इस तरह याद है या मानो कल ही की बात थी। अपने उस विधि के विषय में अद्भुत वर्णन किया था जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड बहुत थोड़ी स्कूली शिक्षा के साथ बिना $1 के बिना किसी प्रभावशाली दोस्तों के महान ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। मैंने तब अपना भाषण समाप्त करने के पहले ही अपना मन बना लिया कि मुझे अपने लिए एक जगह बनानी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जीत में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस साल और अगले कुछ वर्षों के भीतर हजारों युवा लोगों की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। उनमें से हर एक इस तरह के व्यवहारिक प्रोत्साहन के एक संदेश की मांग करेगा जैसा कि मैंने आपसे एक प्राप्त किया था। वे जानना चाहते होंगे कि जीवन में शुरुआत करने के लिए किधर मुड़ना है, क्या करना है। आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि आपने कई लोगों की इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद की है। यदि कोई भी संभव तरीका है जिसे एक इतनी महान सेवा प्रदान करना आप वहन कर सकते हैं, तो क्या मैं एक सुझाव की पेशकश कर सकता हूं कि आप हर किताब में उस किताब के खरीदार को एक ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कार का लाभ हो सकने के क्रम में अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें, उसी तरह संकेत करते हुए जैसा आपने सालों पहले मेरे लिए संकेत किया था कि सफलता के रास्ते में वास्तव में क्या खड़ा है। इस तरह की एक सेवा पाठकों को उनकी गलतियों और उनके गुणों के एक पूरे निष्पक्ष चित्र के साथ आपकी किताब उपलब्ध कराने का उनके लिए मतलब होगा। सफलता और विफलता के बीच का अंतर सेवा अमूल्य होगी। लाखों लोग इस समय निराशा के कारण एक वापसी के मंच की समस्या से दो चार हो रहे हैं और मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, मैं मेहनती लोग आपको अपनी समस्या बताने के अवसर और समाधान के लिए आपके सुझाव का स्वागत करेंगे। आप उन लोगों की समस्याओं को जानते हैं जिन्हें सब कुछ फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में आज ऐसे हजारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वे अवधारणाओं को पैसे में कैसे बदल सकते हैं। जिन लोगों को शून्य से वित्त के बिना शुरुआत करनी है और अपने घाटे को संभालना है, यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यदि आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो प्रेस से आई हुई आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित पहली प्रति मैं खुद प्राप्त करना चाहता हूँ। शुभकामनाओं के साथ मुझ पर विश्वास करें। दिल से आपका जेनिंग रैंडोल्फ। इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु, धनवान होने की तरफ पहला कदम। जब एडविन सी बान 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वह एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा के जैसे थे। जब उन्होंने रेल पटरियों में थॉमस एडिसन के कार्यालय जाने का अपना रास्ता पकड़ा, उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष उपस्थित में देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन के अपने जीवन के जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझेदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। वांस की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी या सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाज़ा खटखटाया, इच्छा नई नहीं थी,
यह बांस पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सी बार्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कार से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन का हावी सपना एक वास्तविकता बन गया था। आज जो लोग बार्न्स को जानते हैं, जीवन से उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत लिए बिना अपने को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। बार्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया। वह आने के दिन ही एडिसन के साझेदार नहीं बन गए थे, वह सेवक के काम से शुरू करने की सामग्री थे, जब तक कि यह उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता है। वह जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने के पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। खुद को छोड़कर सभी को वह एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके अपने मन में बहुत पहले के उसी दिन से जब वे पहली बार वहां काम करने चले थे, वह समय के हर मिनट एडिसन के साझेदार थे। यह एक निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बार्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वह और जो कुछ भी चाहते थे उसकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझेदार बनना चाहना अधिक था। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुलों को जला दिया था। वह अपनी इच्छा से खड़े थे जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून और अंत में एक तथ्य बन गया। जब वह ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को मुझे एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मैं कुछ महीनों वहाँ काम करूँगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो मैं उसे छोड़ दूँगा और कहीं और एक नौकरी ढूंढ लूँगा। उन्होंने कहा था, मैं कभी भी शुरू कर दूँगा, मैं वह कुछ भी करूँगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंत से पहले मैं उनका साझेदार बन जाऊँगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूँ उसमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूँगा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है और वह थॉमस ए एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को मैं जो चाहता हूं उसे पाने की अपनी क्षमता पर दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा है। उन्हें जीतना या फिर नष्ट हो जाना था। सफलता की बार्न्स की कहानी के पीछे यही सब कुछ है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता।
वह अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नावों में सवार किया, दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ, सैनिकों और उपकरणों को उतारा। उसके बाद उन्हें लेकर आने वाली नावों में जलाने का आदेश दे दिया। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप नौकाओं से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम जीत नहीं जाते, हम इन तटों को जीवित रहते हुए नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं, हम या तो जीतेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। और वे जीत गए। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है अपने जहाज़ों को जलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है। केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद की सुबह व्यापारियों का एक समूह अपनी दुकानों से उठते बचे हुए धुएं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था। वे यह तय करने के लिए कि क्या पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे या शिकागो छोड़ देंगे और देश के एक और अधिक आशाजनक हिस्से में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए। एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने के निर्णय पर पहुंच गए। वह व्यापारी जिसने रहने और पुनर्निर्माण करने का फैसला किया था, अपनी दुकान के अवशेष की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, सज्जनों, उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान का निर्माण करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार जल जाती है। यह 50 से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई थी। यह आज भी वहाँ खड़ी है, मन की उस अवस्था की शक्ति के एक विशाल स्मारक के रूप में जिसे एक दहकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए करने में आसान वास्तव में वही होता है जो उसके साथी व्यापारियों ने किया। जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था, उन्होंने ऊपर खींच लिया और वहां चले गए जहां जाना आसान लग रहा था। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिन्हित कर लें, क्योंकि यही एक अंतर है। एडविन सी वार्न्स को एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवकों से अलग करता है। यह वही अंतर है जो व्यवहारिक रूप से उन सभी को जो सफल होते हैं उन लोगों में अलग करता है जो असफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रयोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है, इसको चाहता है। कामना धन की नहीं लाएगी बल्कि मन की एक अवस्था के साथ धन की कामना, जो कि एक जुनून बन जाती है। तब निश्चित तरीके से योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधन और उन योजनाओं का ऐसी दृढ़ता के साथ समर्थन जो विफलता को नहीं पहचानता है, धन लाएगा। विधि जिसके द्वारा धन की इच्छा को इसके विपरीत समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, 6 निश्चित व्यवहारिक कदमों से गठित होती। अर्थात आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ। केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं, इसे राशि के रूप में निश्चित करें। निश्चितता का एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो बाद में एक अध्याय में वर्णित किया गया। आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, यह निश्चित करें। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप अपनी इच्छा पैसे पाने का इरादा रखते हैं। अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार में शुरू कर दें, चाहे आप इस योजना को कार्रवाई में डाल देने को तैयार हों या नहीं।
आप पैसे की जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान एक स्पष्ट रूप से लिखें। इसके अधिग्रहण की समय सीमा को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आपका इरादा क्या है बताएं और उस योजना का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके माध्यम से आप इसे जमा करना चाहते हैं। अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह में जागने के बाद। जब आप पढ़ें, देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का निरीक्षण और अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने आप के कब्जे में देखना इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो आपके लिए असंभव है। यही जगह है जहां आप धधकती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएगी। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है तो अपने आप को यह समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। लक्ष्य है पैसे चाहना और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनना कि आप अपने आप को समझा सके कि यह आपको प्राप्त होगा। केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए हैं हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं। धन सचेत का मतलब है कि मन धन इच्छा से इतनी अच्छी तरह संतप्त हो गया है कि व्यक्ति देख सकता है कि यह पहले से ही उसके स्वयं के कब्जे में है। अधीक्षित को जो मानव मन के काम करने के सिद्धांतों में शिक्षित नहीं किया गया है, ये निर्देश अव्यवहारिक दिखाई दे सकते हैं या उन सभी के लिए मददगार हो सकता है जो 6 चरणों की सुंदरता को पहचानने में असमर्थ हैं। जो जानकारी वे देती हैं जिसे एंड्रयू कार्नेगी ने जिसने स्टील मिलों में एक साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों को अपने लिए $100 मिलियन से काफ़ी अधिक के एक भाग की उपज बनाने के लिए प्रतिबंधित करते हुए प्राप्त किया था। या आगे यह जानने में भी मदद कर सकता है कि यहाँ सिफारिश किए गए 6 चरणों की स्वर्गीय थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ध्यान से छानबीन की गई थी, जिन्होंने न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक बल्कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम होने के रूप में उन पर अपने अनुमोदन की मुहर लगाई है। ये कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते, वे किसी बलिदान की मांग नहीं करते। इनके लिए किसी को उपहासजनक या विश्वास प्रणव बनने की आवश्यकता नहीं। इनको लागू करने के लिए भारी भरकम मात्रा में शिक्षा की मांग नहीं की जाती है, लेकिन इन 6 चरणों का सफल अनुप्रयोग किसी व्यक्ति को यह देखने और समझने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त कल्पना की मांग करता है कि धन का संचय एक मौके, अच्छी किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को पता होना चाहिए कि वे सभी जिन्होंने एक बड़ा भाग्य पाया है, उन्होंने धन हासिल करने से पहले एक निश्चित मात्रा में वासना, कामना, सपना देखना, उम्मीद करना और नियोजन किया है। आप ठीक यहाँ जानते भी हो सकते हैं कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन नहीं प्राप्त हो सकता जब तक कि आप धन की इच्छा की एक सफ़ेद गर्मी में अपने आप काम कर सकते हैं और वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी जानते हो सकते हैं कि सभ्यता की शुरुआत से आज तक हर महान नेता एक स्वप्नदर्शी था। ईसाई धर्म आज दुनिया में सबसे बड़ी क्षमतावान शक्ति है क्योंकि इसके संस्थापक एक गहन स्वप्नदर्शी थे जिनके पास वास्तविकताओं को भौतिक रूप में बदलने से पहले उन्हें
उनके मानसिक और आध्यात्मिक रूप में देखने की दृष्टि और कल्पना थी। अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देखते हैं तो आप अपने बैंक बैलेंस में उन्हें कभी नहीं देखेंगे। व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों के लिए आज जितने महान अवसर मौजूद हैं वैसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा है। 6 साल के आर्थिक पतन ने सभी लोगों को काफ़ी हद तक एक ही स्तर पर नीचे गिरा दिया। एक नई दौड़ लगभग शुरू होने वाली है। दांव उस विशाल किस्मत का प्रतिनिधित्व करता है जो अगले 10 वर्षों के भीतर संचित होगा। दौड़ के नियम बदल गए हैं क्योंकि अब हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं जो कि निश्चित रूप से उस जनता के पक्ष में है जिनके पास अवसाद के दौरान मौजूदा परिस्थितियों में जब डर से वृद्धि और विकास को लकवा मार गया है, जीतने का कोई अवसर बहुत कम या लगभग नहीं है। हमें जो धन की इस दौड़ में शामिल हैं या जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यह बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं नए विचारों, काम करने के नए तरीके और नेताओं, नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीकों, विपणन के नए तरीकों, नई पुस्तकें, नए साहित्य, रेडियो के लिए नई सुविधाओं, चलचित्र के लिए नए विचारों की मांग करती है। नए और बेहतर काम के लिए इन सभी मांगों के पीछे एक गुणवत्ता है जो किसी के पास जीत के लिए आवश्यक होनी चाहिए और वह है उद्देश्य की निश्चितता। वह क्या चाहता है का ज्ञान और उसे पाने की एक धधकती हुई इच्छा। व्यापार मंदी एक युग की मौत और एक अन्य का जन्म चिन्हित करती है। इस बदली हुई दुनिया को व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो कर सकते हैं और अपने सपनों को कार्रवाई में लगा दें। व्यवहारिक स्वप्नदर्शी हमेशा सभ्यता के प्रतिमान निर्माता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमें जिनकी धन जमा करने की इच्छा है उनको याद रखना चाहिए कि दुनिया के असली नेता हमेशा वे लोग रहे हैं जिन्होंने अजन्मे अवसर के अमूर्त अनदेखी शक्तियों का दोहन किया और व्यवहारिक उपयोग में लाए हैं और उन शक्तियों या सोच के आवेगों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया है जो कि जीवन को अधिक सुखद बनाता है। सहिष्णुता और खुले दिमाग का होना आज के स्वप्नदर्शियों की व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं। वे लोग जो नई अवधारणाओं से डरते हैं वे शुरुआत करने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। अग्रदूतों के लिए वर्तमान की तुलना में एक अधिक अनुकूल समय कभी नहीं आया। यह सच है कि ढकी गाड़ियों के दिनों की तरह विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई जंगली और भेड़िए धसान वाला पश्चिम नहीं है, बल्कि पुनर्निर्मित और नए और बेहतर रास्ते पर पुनः निर्देशित किए जाने के लिए एक विशाल व्यापारिक, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया है। थैंक यू।